जय भारत। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के यूजेस के बारे में और किस प्रकार से इनके उपयोग पेपर में पूछे जा सकते हैं आपको। और इससे पहले अगर कोई क्लास बीच में इन बिटवीन लगा रहा है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी फिजिक्स की प्लेलिस्ट भी पूरी हो चुकी है और बायोलॉजी की हमने काफ़ी क्लासें कवर की हैं और ये केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है। इससे पहले वाली जो क्लासेज है आप सारी सिलसिलेवार ढंग से देखें ताकि आपको समझने में कोई भी तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं डी ब्लॉक को। आप लोगों को पता होगा इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने ग्रुप की रो में ऐसे इस तरह पढ़ा था, यानी ये ऐसे वर्टिकल। अभी हम पढ़ने वाले हॉरिजॉन्टल। तो अगर आप प्रेडिक्ट टेबल को देखें तो प्रेडिक्ट टेबल में ये कहा जाता है एस ब्लॉक, और ये बीच में जो खाली इसको बाद में पढ़ते हैं। फिर ये जो आता है ये है ध्यान रखना, ये है एस, ये है पी ब्लॉक एंड ये है डी ब्लॉक, और सबसे नीचे जो यहाँ है ये है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के एलिमेंट के यूजेस हालांकि एग्जाम में आपको नहीं पूछते, बहुत ही रेयर है, जैसे यूरेनियम वगैरह, वो हम अलग से वैसे डिस्कस कर लेते हैं। तो एफ ब्लॉक को नॉर्मली हम यूजेस के फॉर्म में डिस्कस नहीं करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इनके किस प्रकार से उपयोग आप लोगों को याद रखने हैं। यस, इसको बोलते हैं स्कैंडियम पीरियड। इस प्रकार से पढ़ेंगे, इसको याद रखना है। पीरियड, पीरियड यानी हम कहेंगे उसको आवर्त, और ग्रुप यानी समूह। तो ये हॉरिजेंटल है, ध्यान रखना है हॉरिजेंटल। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, शक, ध्यान देना। स्कैंडियम को पढ़ते हैं शक, उसके बाद टाइटेनियम को शक्ति वाले क्रोधित महाराज फिरोज को नागराज कॉपर जब्त करे। ये जब्त करे से क्या है, जिंक। ध्यान रखना, शक्ति वाले क्रोधित, एक गुस्से वाला राजा जो हमेशा गुस्से में रहता था, महाराज फिरोज को नागराज कॉपर ने जब्त किया, यानी उसको अपने कंट्रोल में लिया। तो आपको ये बात याद रखनी है, शक्ति वाले क्रोधित महाराज फिरोज को नागराज कॉपर जब्त करे। क्लियर। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, दिस इज आयरन NFe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। क्लियर हो गया। अब इनके उपयोग आपको यहाँ सामने नजर आ रहे होंगे। उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। मजबूत साइकिल फ्रेम बनाने में, या मछली पकड़ने वाली जो रॉड होती है आपने देखी होगी फिशिंग में जो इस्तेमाल होती है, फिशिंग रॉड, और गोल्फ की जो छड़ होती है बहुत मजबूत होती है। बेसबॉल आदि खेलों का सामान बनाने में हम किस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, स्कैंडियम का। ध्यान रखना है, स्कैंडियम का इस्तेमाल करते हैं हम सब चीज़ों का बनाने के लिए। नेक्स्ट इज टाइटेनियम, भी आपने बहुत सुना होगा, इसको बोलते हैं रणनीतिक धातु या वॉर मेटल। वायुयान और अंतरिक्षयान, रॉकेट, सुरक्षा कवच यानी कोई शील्ड, रणनीतिक धातु कहा जाता है। इंग्लिश में एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, रॉकेट शील्ड, वॉर मेटल के नाम से जाना जाता है टाइटेनियम। अगर आप नॉर्मल भी कभी एड वगैरह देख रहे हैं, कोई कहता है आपका शेविंग का ट्रिमर है, ब्लेड है, और वो लाइफ टाइम वारंटी दे रहा है, तो बिल्कुल दे सकता है अगर वो किसका बना हुआ है, टाइटेनियम का। टाइटेनियम दोस्तों कह सकते हैं आप आसानी से नहीं घिसता है, बहुत लंबे समय तक टाइटेनियम सस्टेन रहता है। तो ध्यान रखना है, टाइटेनियम हमारे बहुत काम आता है, टाइटेनियम। नेक्स्ट इज विषैली धातुएं या पॉइजन मेटल। किसे कहा जाता है, पॉइजन मेटल दोस्तों कहा जाता है, तीन है का क्रोमियम, कोबाल्ट, कैडमियम। क्लियर हो गया। क्रोमियम, कोबाल्ट, कैडमियम, ये तीन है का। ठीक हो गया। तो इनको विषैली धातु क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये शरीर में जरा सी भी ज्यादा हो जाए तो विषाक्तता पैदा हो जाएगी और जान जा सकती है। बट आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूं दोस्तों, आपने सुना होगा एक विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी उस बच्चे में ही होगी जिसमें बचपन से कोबाल्ट मिनरल की कमी हो जाए। अब देख रहे हैं कितना अजीब है, मैंने अभी बोला कि ये एक पॉइजन एलिमेंट है, और ये पॉइजन एलिमेंट ही बॉडी में एंटी पॉइजन बनाने में मदद करता है, यानी उस बच्चे का इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा प्रणाली कम होगा जिसके शरीर में पॉइजन एलिमेंट नहीं है। तो आपको बात याद रखनी, जितने भी हम वैक्सीनेशन करते हैं ये भी एक प्रकार का पॉइजन होता है जो शरीर में क्या बनाता है, एक एंटी पॉइजन बनाता है। क्लियर हो गया। तो आपको ध्यान देना, विषैली धातु का एंड हालांकि कॉपर भी विष बनाता है बट वो इतना विषैला नहीं है। और जो तीसरा है कैडमियम, इस पीरियड में नहीं है, इसके नीचे जो पीरियड है वहां मिलेगा आपको। ओके, यस। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील। एक होता है स्टील, एक होता है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील को बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं आयरन, क्रोमियम एंड निकल। ये तीन है मेटल, और इन तीनों मेटल को मिलाकर हम तैयार करते हैं स्टेनलेस स्टील। ध्यान रखना है आपको, स्टेनलेस स्टील अलग चीज है और स्टील अलग चीज है। स्टील में हम आयरन के साथ कार्बन मिलाते हैं, स्टेनलेस स्टील में हम आयरन,
क्रोमियम एंड निकल, ये तीनों चीजें मिलाते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है, स्टेनलेस स्टील इज डिफरेंट मेटल एंड स्टील इज डिफरेंट मेटल। क्लियर हो गया? तो आपको बात याद रखनी है, स्टेनलेस यानी जंग रहित, जिसको जंग नहीं लगता है वो स्टेनलेस स्टील है। आजकल स्टेनलेस स्टील का जमाना है, बहुत ज्यादा इलास्टिक भी होता है। आपको पता है भूकंप के झटके स्टील नहीं सह सकता इतना बढ़िया जितना स्टेनलेस स्टील सह सकता है। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, ध्यान रखना है। ये जितने यूजेस हैं कहीं ना कहीं इन मेटल के साथ रिलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं, वो सब मेटल के यूज यहाँ पढ़ रहे हैं। तो रस्ट प्रूफ है। आपको ये भी पता होगा कि जापान में दुनिया में सबसे अधिक भूकंप आते हैं, तो भूकंप से बचने के लिए वो लोग स्टील नहीं स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। यस। नेक्स्ट है लाल दवाई, रेड मेडिसिन। ये एक बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक है, और कहीं आपको चोट वगैरह लगती है तो आप किसी भी पंसारी की दुकान में बहुत आसानी से मिल जाता है लाल दवाई, KMnO4। इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। ध्यान रखना है, कभी इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज या पोटाशियम पूछे तो उसके लिए तैयार रहना। पोटाशियम क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहता है, यानी इसका नेचर है 1 इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो अगर हम यहाँ +1 रख दें और जिसको हम निकालना है, सपोज मैग्नीज का हमें पता है, पता नहीं है हमें निकालना है, तो मैग्नीज का आप सिंपल Mn मान के, और प्लस में ऑक्सीजन का कितने ऑक्सीजन है 4। ऑक्सीजन का कितना होता है नेचर, 2 इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा 2 नेगेटिव इज इक्वल टू, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है तो नेट चार्ज 0। तो यहाँ पर मैग्नीज यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा +7। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट एक बार पूछा गया, कितना आ गया +7। तो ध्यान रखना, जिसका एलिमेंट का हमें पता है उन एलिमेंट का पुटअप करके हम दूसरे एलिमेंट का बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। नेट को 0 के बराबर रखना है अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है। ऑक्सीकरण संख्या कह देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कह देते हैं। लाल दवाई बहुत अच्छा मेडिसिन है और एंटीसेप्टिक मेडिसिन। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, लाल दवाई जब थोड़ी ज्यादा गाढ़ी होगी यानी कंसंट्रेटेड होगी, सांद्र होगी, तो ये ब्लैक या ब्लू नजर आती है। ये जब डाइल्यूट होगी, हल्की होगी, तभी आपको लाल नजर आएगी। तो इसमें इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि ये लाल दवाई बोल रहा था। जैसे आपने देखो मैच बॉक्स में इसको बोलते हैं रेड फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस कहते हैं, बट अगर वो कंसंट्रेटेड होता है तो उसका कलर ब्लैक या ब्लू हो जाता है। डाइल्यूट होने पर ही वो रेड नजर आएगा आपको। ठीक हो गया? यस। धरती में दूसरी सबसे अधिक धातु, ध्यान रखना है, लोहा नंबर 1 पर नहीं है, नंबर 2 पर है। नंबर 1 पर मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था एल्युमिनियम। धरती में सबसे अधिक जो मेटल पाया जाता है वो है एल्युमिनियम, और नंबर 2 पर है लोहा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। क्लियर हो गया? लोहा नंबर 2 पर रखना है। ठीक हो गया? सेकंड मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। हालांकि वो बात अलग है, इंडिया में बहुत आपको आयरन नजर आता है, नो डाउट। दूसरे कंट्रीज के मुकाबले, लाइक ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले, यहाँ परसेंटेज ऑफ आयरन ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। वहां पर एल्युमिनियम की खाने आपको पता है ज्यादा है। दुनिया में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक हो गया? ध्यान रखना इस बात को। कंपैरेटिव वे में देखें तो लोहा हमारे पास वहां से ज्यादा है। क्लियर हो गया? धातुओं पर जंग लगने पर भार बढ़ता है, वेट इंक्रीजेस आफ्टर रस्टिंग। ध्यान रखना, कोई भी मेटल एक बार जंग खाएगी उसके बाद भार बढ़ेगा, लेकिन अगर वो जो जंग है वो झड़ना शुरू हो जाएगी लंबे समय के बाद, उसके बाद भार फाइनली घट जाएगा। तो अगर आपको एग्जाम में आ जाए वेट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस जस्ट आफ्टर रस्टिंग, तो आपको लिखना है वेट इंक्रीजेस। क्लियर हो गया? उसके तुरंत बाद भार बढ़ेगा, और जब वो सारी जंग झड़ जाएगी तब वो भार घटना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया? और जंग लगना एक ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन है। क्लियर हो गया? बिना ऑक्सीजन के जंग नहीं लग सकती है। पानी कुछ नहीं कर सकता है अगर ऑक्सीजन ना हो। ठीक हो गया? तो आपको बात याद रखनी है, पानी नहीं ऑक्सीजन जरूरी है हमें। शरीर में कोबाल्ट की कमी से, मैंने आपको पहले ही बताया था, कोबाल्ट की कमी से एनीमिया हो जाता है। और ये कौन सा विटामिन की कमी बोलते हैं, इसको विटामिन B12। एक बात को आपको एक बात याद रखनी है, साइनोकोबालेमिन बोलते हैं, नाम में ही कोबा यानी कोबाल्ट छिपा हुआ है। ठीक हो गया? और इसकी कमी से बच्चे को पांडु रोग हो जाता है, हिंदी में बोलते हैं पांडु रोग, और बच्चा जन्म से एकदम पीला हो जाता है। और ये जन्म से होता है, ध्यान रखना है, इट इज मेजर एनीमिया, बड़ा एनीमिया का रूप है। जैसे माइनर एनीमिया इज B6 और मेजर एनीमिया इज B12। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल यानी वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? क्लियर? ध्यान रखना, वी यूज्ड निकल मेटल एज अ कैटलिस्ट। ठीक हो गया? निकल का कभी आपको क्वेश्चन आ जाए तो जो आपके घर में डालडा हम उपयोग करते हैं और रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना हमने डालडा बनाया उसी रिफाइंड से, कोई ये गाय भैंस का घी नहीं है। जो डालडा है वो वेजिटेबल ऑयल से तैयार किया गया। तो कभी भी आ जाए वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल इज
जब भी तेल कोई आएगा जो आसानी से जमता नहीं है तो ये होगा अनसैचुरेटेड, और जो जम जाता है वो कैसा होता है, सैचुरेटेड, यानी असंतृप्त और संतृप्त। जब आपको असंतृप्त में को संतृप्त में कन्वर्ट करना है, यानी अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है, तो इस प्रोसेस का नाम होता है हाइड्रोनाइजेशन। हाइड्रोनाइजेशन, हाइड्रोजनीकरण, यानी अनसैचुरेटेड में क्या मिला दो आप, हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड। असंतृप्त में हाइड्रोजन मिलाओ तो संतृप्त बनता है, ठीक है। और निकल मेटल जो है उस क्रिया को कई गुना बढ़ा देता है। निकल मेटल यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का काम करता है, जो उसको उत्प्रेरक यानी बढ़ा देता है, उसका जो रिएक्शन रेट है काफी तेज कर देता है। तो आपको बात याद रखनी है कि उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट वही है जो चीज का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा या घटा दोनों सकता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो बढ़ाएगा, नेगेटिव होगा तो घटा देगा। और आपको ये बात भी याद रखनी है, जितने भी दिल के मरीज है, हार्ट पेशेंट, आर्टरीज और वेन्स में कुछ जमता है जिनको, उनको अनसैचुरेटेड फैट या वेजिटेबल घी या कोई भी घी खाने की मनाही है, लेकिन वो लोग अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड नहीं खा सकते हैं, वो अनसैचुरेटेड वो खा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? संतृप्त वसा उनको नहीं खाना, असंतृप्त खा सकते हैं वो, यानी सरसों का तेल खा सकते हैं वो, सोयाबीन का तेल खा सकते हैं, लेकिन नारियल का तेल, गाय का घी, ये सब वो नहीं खा सकते हैं जो ज्यादा जमता है आर्टरीज और वेन्स में। और आपको एक बात और याद रखनी, कोई भी अनसैचुरेटेड ऑयल या असंतृप्त तेल को अगर आप बहुत ज्यादा गर्म करोगे, ठीक है, सरसों का तेल को भी अगर आप बहुत बार बार पकाओगे, बार बार पकाओगे, तो वो क्या बनने लग जाएगा, वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए मना करते हैं कि जो तेल है उसको एक बार में कंज्यूम करो, बार बार उसको मत गर्म करो। अगर आप एक तेल को बार बार कई बार गर्म करोगे, जैसे आजकल रिफाइंड वगैरह जो बनाने का तरीका है, बड़ी कंपनियां वो क्या करती हैं, वो क्वालिटी तो इतना ध्यान नहीं देती हैं, वो सिर्फ वो दिखने में कैसा है, उसका लुक कैसा है, फ्रेग्रेंस कैसी, उसी पर ही ध्यान देता है। तो अगर कोई तेल बहुत अच्छी खुशबू आ रही है उसमें से, तो ये भी गड़बड़ हो सकती है, उसको बहुत ज्यादा पकाया गया है, उसकी कड़वी गंध को मार दिया गया है। तो आपको बात याद रखनी है, जो सरसों का, जिसको कड़वा तेल बोलते हैं, उसकी गंध थोड़ी सी कसैली या कड़वी होनी चाहिए। अगर वो ज्यादा मीठा उसमें से गंध आ रही है, इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड नहीं है, सैचुरेटेड है, और ऐसा तेल जम जाएगा आर्टरीज और वेन्स में, बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक हो गया? यानी अगर तेल में तला हुआ कोई समोसा, जो पहले तेल, जैसे मान लीजिए हलवाई की दुकान में आप गए और हलवाई की दुकान में आपने सुबह 9 बजे जो उसने तेल चढ़ाया था, उसमें जो समोसा निकला, नुकसान तो हालांकि देखो है, तो ये भी तला हुआ तो है, तो नुकसान ही, लेकिन फिर भी इसका नुकसान कम होगा। और उसी कढ़ाई में वो तेल मतलब ऐड करता रहता है, ऐड करता है, तो फाइनली क्या होता है, जो सुबह 9 बजे तेल था वो रात के 9 बजे तक पड़ा रहता है। तो वो तेल का डर होता है अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट होने का, और ऐसा तेल अगर वो इस्तेमाल कर रहा है तो आपके आर्टरीज और वेन्स में दिक्कत आ सकती है, आपको अटैक आने का भी डर होता है। तो आपको ध्यान रखना है, हमें सैचुरेटेड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। सैचुरेटेड ऑयल जलाने में अच्छा होता है, खाने के लिए नहीं। इसी प्रकार से वाइस वर्सा आल्सो ट्रू, अनसैचुरेटेड ऑयल या अनसैचुरेटेड फैट खाने में अच्छा होगा, जलाने में नहीं। ठीक हो गया? तो ये बातें आपको याद रखनी है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी में ही है, तड़ित चालक बनाने में प्रयोग धातु। तड़ित चालक यानी आपने सुना होगा, तड़ित चालक कहते हैं हम जो बिल्डिंग में लगाया जाता है। जब कभी आपने सुना होगा, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, लेकिन भगवान ऐसा छप्पर ना ही फटे तो अच्छा है। किसी ऊंची बिल्डिंग में जब कभी लाइटनिंग हो रही है तो डर रहता है वो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है क्लाउड का, वो गिरने का। तो अगर जब कभी लाइटनिंग या बादल कड़क रहे हैं, तो इस समय पर हम उससे बचने के लिए एक कह सकते हैं तांबे का एक रॉड लगाते हैं, त्रिशूल नुमा आकृति, और उसको अर्थ कर देते हैं जमीन में। क्लियर हो गया? नीचे एक प्लेट होती है तांबे की, तो अगर ये इसमें से इस पे गिर जाए बिजली, तो सारी बिजली से होती हुई कहाँ निकल जाएगी, उस तांबे की प्लेट पर चली जाएगी। तो हमारा घर जो है वो जलने से बच जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये सारी, क्योंकि भगवान ना, आपको पता है, छोटी मोटी बात नहीं करता, बड़ी बातें करता है, और इतनी बड़ी भगवान हमारे से बात ना ही करे तो अच्छा है। क्योंकि अगर वो भगवान ने लाइटनिंग कर दी हमारे घर पर, तो जितना भी लेंटर में जो सरिया होता है, सरिया वो राख हो जाएगा, और सारा लेंटर राख की तरह नीचे गिर जाएगा, ढह जाएगा। ठीक हो गया? तो आपको बात याद रखनी, उससे बचने के लिए हम क्या लगाते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर, आकाशीय बिजली से बचने के लिए। और ये लाइटनिंग कंडक्टर प्योर मेटल होना चाहिए, कॉपर, तो ये आप बच सकते हैं लाइटनिंग में, अदरवाइज दिक्कत होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी भी आपको क्वेश्चन आता है, आदि मानव
ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग सीखा था? तांबे का। ठीक है, ध्यान रखना है। हालांकि ये जो मोहनजोदड़ो में एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली थी, वो आपको पता है किसकी मिली थी? कांसे की। आप अंदाजा लगा सकते कितने एडवांस लोग रहे होंगे हमारे पूर्वज, जो सिंधु घाटी सभ्यता के, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के, कि वो कोई मेटल नहीं, कोई अलॉय इस्तेमाल करते थे। यानी कॉपर प्लस जिंक अगर मिलाते हैं तो क्या बनता है? ये बनता है ब्रास, यानी पीतल। और कॉपर में अगर आप टिन मिला दें तो क्या बनता है? ये ब्रॉन्ज, यानी कांस्य। तो कांसा आपके पूर्वज इस्तेमाल करते थे आज के 4000 साल पहले तक। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4000 पहले उन लोगों को इतना एडवांस नॉलेज कैसे रही होगी। पहले तो मेटल एक्सट्रैक्ट करना, उसके बाद उन मेटल से अलग अलग मिलाकर कोई एलॉय या मिश्र धातु बनाना। तो इस बात का सूचक है कि आपके पूर्वज सच में बहुत कमाल का ज्ञान उनको था। इसी कारण से उन्होंने इस प्रकार के अलॉय इस्तेमाल करना सीख लिया था। इसमें एक बात और याद रखनी है, कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए जस्ता या जिंक, ठीक हो गया, जस्ता या जिंक और किस काम आता है? एक तो मैंने आपको बता दिया, कॉपर प्लस जिंक क्या बनाता है? ब्रास। ब्रास यानी पीतल बनाता है। ठीक है, अगर कॉपर में टिन मिलाएंगे तो ब्रॉन्ज, यानी कांस्य पदक, लेकिन कॉपर में जस्ता मिलाएंगे तो पीतल। ध्यान रखना, पीतल में तांबा होता है, तांबा 70% और जस्ता 30%। लेकिन कांसे में ज्यादा तांबा होता है। कांसे में 88% तो तांबा होगा और 12% टिन होगा। कांसा महंगा है पीतल से। ठीक है, तो आपको बात याद रखनी है। और जिंक का और इस्तेमाल है, ये जंग लगने से बचाने में भी काम आता है। तो कभी भी के लोहे की उस पे कोई मेटल, कोई परत है लोहे, उस पर क्या चढ़ा दें तो जंग नहीं लगेगा। अगर लोहे की धातु पर या कोई भी मूर्ति है, उस पर अगर आप जस्ते की परत चाहते हैं, उसको बोलते हैं गैल्वनीकरण, गैल्वनाइजेशन, या हिंदी में इसको यशदीकरण भी कह देते हैं। ध्यान देना, यशदीकरण करने से लोहा जंग लगने से बच जाता है। और लोहे पर किसकी परत चढ़ाते हैं? जिंक की परत चढ़ाते हैं। ठीक हो गया। और जिंक की परत चढ़ाने से लोहा जंग से बच जाता है। तो आपको ये बात करीब करीब सारी हमने इस जो पीरियड की बातें डिस्कस कर ली। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, आपको पता है चंद्रमा में सबसे उपयोगी धातु जो है, मतलब ज्यादा पाए जाने वाली, वो है टाइटेनियम। क्लियर हो गया। ध्यान रखना, कभी भी आपका चंद्रमा में चक्कर लगे या क्वेश्चन आ जाए पेपर में, टाइटेनियम वहां पाए जाने वाली उपयोगी धातु में से एक है। और वैनेडियम, इसका कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता वैनेडियम का। क्रोमियम हमने पढ़ लिया, पॉइजन मेटल। मैग्नीज के बारे में नॉर्मली यही रेड मेडिसिन वाला क्वेश्चन आया है। और आयरन सेकंड मोस्ट अबेंडेंट, कोबाल्ट इज आल्सो पॉइजन एलिमेंट। निकल आपको पता है ये स्टेनलेस स्टील बनाने में भी काम आता है। और निकल को जो बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण में भी काम में लिया जा सकता है। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से कभी क्वेश्चन आ जाए, ज्यादातर पहनने वाले जो नग होते हैं, नग जैसे अभी मैंने पहना मोती है, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से कलरफुल नग आते हैं। जैसे मूंगा है, ठीक है, उसमें उसके बाद नीलम है, एंड रूबी है, अलग अलग माणिक है, इनमें रंग आते हैं। तो ये रंग आते हैं तांबे और एल्युमिनियम के ऑक्साइड से। क्लियर हो गया, कॉपर एंड एल्युमिनियम के ऑक्साइड। ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपको रेलवे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अलग अलग जो नगों में रंग आते हैं, इसका कारण किस मेटल के ऑक्साइड है? कॉपर एज वेल एज एल्युमिनियम ऑक्साइड्स। ठीक हो गया। और एक आपने सुना होगा नीला थोथा, जो ग्लू या गोंद बनाने की भी काम आता है, और वाटर वेपर की जांच के लिए भी काम आता है। बिकॉज ये वैसे नॉर्मली ये व्हाइट होता है, पानी मिलते ही कैसा हो जाता है? नीला। तो किसी कमरे में या किसी एरिया में वाटर वेपर कम है, ज्यादा है, इसकी जांच के लिए भी नीला थोथा या ब्लू विट्रियोल इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर सल्फेट बिफोर एडिंग वाटर व्हाइट होगा, आफ्टर एडिंग वाटर ब्लू हो जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ब्लू विट्रियोल। ठीक है, गोंद में क्यों डालते हैं? क्योंकि ये जहर होता है एक प्रकार। जैसे आप आटे या मैदे की घर पे लई कभी बनाएं, और अगर आप उसको लगाएंगे तो बहुत मजबूत होती है, बट हम क्यों उसको अवॉइड करते हैं, क्यों बचते हैं? उसको कीड़ा लग जाता है, उसको चूहा खा लेता है। बट अगर आप उस गोंद में ये मिला दें, नीला तोता भी आपको किसी पंसारी की दुकान में मिल जाएगा बहुत आसानी से। और ये नीला तोता आपने अगर साइंस में आगे +1 +2 किया होगा तो आपने क्रिस्टलाइजेशन में इसके क्रिस्टल भी बनाए होंगे नीले नीले से, वो यही होता है कॉपर सल्फेट, नीला थोथा। तो किस काम आता है ये डाई इंडस्ट्री में भी काम आता है। इससे कपड़े पर जल्दी फंगस नहीं लगेगा। ठीक हो गया। और ये नॉट ओनली डाई इंडस्ट्री, ये और किस काम आता है? ग्लू बनाने के काम आता है। ठीक हो गया। नीला थोथा, और टू चेक द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर के लिए भी नीला थोथा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही हमने कवर किया इसको इस प्रकार से पीरियड की फॉर्म में।
और आप लोगों को कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करें, मैं ज़रूर आपके कमेंट का जवाब दूंगा। चाहे मुझे देखो मैं अपने सारे कमेंट पढ़ता हूँ, वो अलग बात है, कई बार जवाब देने में मुझे 2-3 दिन, हफ्ता या 2 हफ्ता भी लग जाता है, बट मैं आपके सारे कमेंट का जवाब दूंगा जो भी इससे रिलेटेड होगा। ठीक हो गया? तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।